सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में बात की जाएगी HPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट कोड 649। ये पेपर आपका हुआ था 2018 में और इस पेपर में भी आपके 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे। ये सारे क्वेश्चन आपको मैं इस लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें ताकि सभी भी लोग एक समय पे वीडियो देख पाएँ। क्योंकि अभी आपके JVIT HPU प्लस सिस्टम एनालिस्ट HPU एंड आगामी परीक्षाएँ जो भी आपकी कंप्यूटर की होगी उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी कंप्यूटर की, क्योंकि आपको पता ही है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके होते हैं रिपीट। जैसे कि हर पेपर को मैं डिटेल में आपको सॉल्व कराता हूँ, तो इस पेपर को भी डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे डिटेल नॉलेज दी जाएगी और जहाँ पे जरूरत नहीं होगी वहाँ पे क्वेश्चन को सीधा आंसर बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी डिफरेंट हेडिंग एलिमेंट आर सपोर्टेड बाय HTML। HTML में कितने आपके होते हैं हेडिंग एलिमेंट? टोटल होते हैं 6, H1 से लेकर H6 तक। सबसे बड़ा साइज होता है H1 का एंड सबसे स्मॉल होता है H6 का। साइज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच वन इज़ द बिगेस्ट साइज इन हेडिंग टैग। आपका आंसर होगा H1। H1 का साइज होगा सबसे ज़्यादा और H6 का होगा सबसे कम। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कब आई थी? 1990 में, 1990 में आई थी। एंड जो फादर www के हैं वही फादर आपके HTML के हैं, क्योंकि www को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया गया था स्टार्टिंग में वो आपकी थी HTML। दोनों के फादर एक ही है। द नेम वाज टिम बर्नर्स-ली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन। ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आंसर इसका होगा ई गवर्नेंस। ऑप्शन बी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अ लार्ज कैपिटल लेटर यूज अ डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ इन MS वर्ड इज कॉल्ड। MS वर्ड में आपका ऐसा कौन सा फीचर होता है जिसमें आपका पहला लेटर काफ़ी लार्ज होता है एंड बाकी होते हैं स्मॉल। जैसे ये नाम है अमन, इसमें आपका ए लार्ज है फर्स्ट लेटर। इस फीचर को बोलते हैं ड्रॉप कैप। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के एडवांस नॉलेज की कि आपको क्वेश्चन और क्या आ सकता है। क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि ड्रॉप कैप में बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कितनी लाइंस होती है? 3 और मैक्सिमम कितनी होती है? 10। एक क्वेश्चन ये हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन कि ड्रॉप कैप में कितनी होती है पोजीशंस बाय डिफ़ॉल्ट? इसमें होती है 2। कौन कौन सी होती है? पहली होती है ड्रॉप्ड एंड द सेकंड वन इज़ इन मार्जिन। ये होती है इसकी 2 पोजीशन है ड्रॉप कैप की। ड्रॉप कैप में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन फॉर मनी। मनी ट्रांसफर करने के लिए इनमें से कौन सा आपका मेथड है? ये तीनों आपके ट्रांजेक्शन के मेथड है मनी ट्रांसफर करने के लिए। डिजिटली, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड प्लस UPI प्लस नेट बैंकिंग। दैट्स वाई आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप पूछा गया आपको कि जावा में आप एरे को कैसे करेंगे डिक्लेयर अगर आपके पास 5 इंटीजर है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट पैरेंथेसिस 5। 5 का मतलब हो गया कि इसमें 5 एलिमेंट आएंगे और इंट आपका डाटा टाइप है और यहाँ पर आता है न्यू। जो ये न्यू है ये आपका कीवर्ड है, ये आपका जावा में होता है यूज़। लेकिन अगर हम कहते हैं सी में आपका इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ बात की जावा की जा रही है। जावा में न्यू कीवर्ड का ही होता है यूज़। आपका आंसर होगा सी। अगर जावा में आपने एरे को करना है डिक्लेयर, अगर आपके पास 5 एलिमेंट है तो आप इस तरीके से करोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS का पूरा नाम क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है HTML के एलिमेंट को इंटरेक्टिव बनाना। कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा गया था कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है B² - 4AC/2A। इस एक्सप्रेशन को सी में कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था कि सी में आपको हर एक चीज़ को खोल के लिखना पड़ता है और प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है एक्सप्रेशन में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, B/B - 4A/C पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड अपॉन पैरेंथेसिस ओपन 2 A पैरेंथेसिस क्लोज। ये इसका करेक्ट फार्मूला है, करेक्ट मेथड है लिखने का सी में इस एक्सप्रेशन को। ये आप ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच
एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन। आपका ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है और ऊपर से है वो नॉन लीनियर होना चाहिए जिसमें आपकी जो डाटा होता है, एलिमेंट होते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं एक हायरार्की में पेरेंट एंड चाइल्ड की फॉर्म में। द ओनली वन एंड ओनली दैट इज़ द ट्री डाटा स्ट्रक्चर। इसमें ही हिंट दी गई है, यहाँ लिखा है नॉन लीनियर। अगर आपको लीनियर प्लस नॉन लीनियर का कंसेप्ट पता है तो आप इजी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। मैंने आपको बताया था कि लीनियर होते हैं आपके क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, एरे। ये आपके लीनियर है और बच गए आपके ट्री और ग्राफ, ये आपके हैं नॉन लीनियर। तो यहाँ पे बात की नॉन लीनियर की तो आपको शिफ्ट दिया है ट्री, बाकी सब आपके कौन से हैं, लीनियर। डी क्यू इज़ दी पार्ट ऑफ द क्यू। ये आपके लीनियर हो गए, ये आपका नॉन लीनियर हो गया। ट्री में आपका ऐसा होता है रूट, देन इसके चाइल्ड, अब इसके भी चाइल्ड होंगे। इसे कैसे फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्स का, इसको बोलते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये आपका रूट एलिमेंट है, ये इसके दो चाइल्ड हो गए और अब ये रूट बन गया, इसके दो चाइल्ड हो गए। ऐसे फर्दर फर्दर गेट डिवाइड होता रहेगा जितनी रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया था कि व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द सेल। आपने एक सेल का एड्रेस निकालना है जिसमें 27 रो है एंड 35 कॉलम है। मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन कराया है और मैंने आपको ये भी बताया था कि MS एक्सेल में सेल एड्रेस कैसे निकालते हैं। आपको वो लेक्चर कहाँ मिलेगा, डाउट एस्पिरेंट सेशन में। चैनल पे एक प्लेलिस्ट है डाउट एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लेक्चर, वहाँ पे आपको ये लेक्चर मिल जाएगा हाउ टू फाइंड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, अगर आपको मैंने बताया था कि MS एक्सेल में पहले आपका कॉलम आता है देन रो आती है। जिस कैंडिडेट को सिर्फ इतना सा पता था वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता था, चाहे उसको और चीज़ पता हो या ना हो। क्योंकि अगर पहले कॉलम आएगा और बाद में रो आएगी तो देख लीजिए, आपने निकालना था 27 रो 35 कॉलम, तो 27 आपका लास्ट में आएगा। तो लास्ट में 27 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। तो बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे डिटेल कंसेप्ट की। जैसे कि आपको पता है कि CS सोल्यूशन आपको देता है एडवांस नॉलेज, डिटेल नॉलेज। अब बात करते हैं डिटेल कंसेप्ट की। कंसेप्ट ये है कि रो आपकी लास्ट में आती है, कॉलम पहले आता है। यहाँ बात की गई 35 कॉलम की। कॉलम आपका 35 कैसे आएगा, ए आई के क्यों आया। मैंने आपको बताया था कि ए से लेकर जेड तक चलता है एक कॉलम उसमें MS एक्सेल में। जेड के बाद अब क्या क्या होगा आपका, ए देन AB AC AD ऐसे करते करते AZ तक होगा, देन BA BB BC BZ तक ऐसे करते करते चलता है। अब आपको पता है कि जेड की वैल्यू कितनी होती है 26। जो आपका जेड है वो आपका 26वां नंबर का लेटर है और हमें निकालना है 35। तो देख लीजिए जेड की वैल्यू क्या आएगा, AA AB AC AD AE AF AG AH एंड AI। जेड 26 आपका हो गया, ये 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो 35 आपका कहाँ आ रहा है, AI में। डेट्स वाई योर आंसर इज AI 27। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट WWW। WWW के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब जो आपकी स्टेटमेंट पहली है ये आपकी करेक्ट नहीं है, ये आपकी इनकरेक्ट है। इसलिए यहाँ बात की गई करेक्ट की। तो इट वॉज इन्वेंटेड बाई विंडसर्फ। विंडसर्फ ने इसको इन्वेंट नहीं किया था, विंडसर्फ ने इन्वेंट किया था इंटरनेट को। तो ये आपका गलत हो गया। हमें निकालनी है सही स्टेटमेंट। जो आपकी स्टेटमेंट सेकंड है एंड थर्ड है ये आपकी बिल्कुल सही दी गई है। क्या दी गई है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वर। ठीक है। थर्ड, इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ स्पेशल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर। आपका सेकंड एंड थर्ड दोनों सही है, दैट्स वाई योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूज फ्लैश मेमोरी। इनमें से आपका कौन सा ऐसा मीडिया है स्टोरेज मीडिया जो करता है कंसेप्ट को, फ्लैश मेमोरी कंसेप्ट को। बात की जाए ऑप्शन की, चारों ऑप्शन आपके सेकेंड स्टोरेज के हैं, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा आपका करता है यूज़ फ्लैश मेमोरी। तो ये आपका करता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपका फ्लैश मेमोरी को करता है यूज़, और पेन ड्राइव के अलावा भी कौन करता है, EEP रोम एंड EEP रोम आपका फ्लैश मेमोरी पे बेस है। और जो आपकी SSD है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी आपकी फ्लैश मेमोरी पे बेस्ड है। ये होगी इस क्वेश्चन की एडवांस नॉलेज। 12, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के कंसेप्ट में कौन सी आपकी स्टेटमेंट आपकी गलत है। बात की जाए चारों की, जो स्टेटमेंट आपकी पहली है ये आपकी गलत दी गई है। गलत इसलिए इसने लिखा है सी इज़ अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, जबकि सी आपकी केस इनसेंसिटिव नहीं है, सी आपकी है केस सेंसिटिव।
ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब हो गया कि ए आपकी केस सेंसिटिव नहीं है, बल्कि सी आपकी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आपका स्मॉल एंड कैपिटल लेटर दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। मतलब आपने ए लिखा और ए लिखा, दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो सी आपकी है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आपके यहाँ पे लिखा है इनसेंसिटिव, गलत हो गया, इसलिए आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो 3 दिए गए हैं ये आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। 13. Which of the following sorting algorithm can be conventionally implemented using recursion? इनमें से आपका कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो करता है कंसेप्ट को यूज़ रिकर्जन को? वो आपका कौन सा है? मर्ज सॉर्ट। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। जितनी भी आपकी सॉर्टिंग एंड सर्चिंग है डाटा सर्चिंग के अंदर, उसको मैं आपको कराऊंगा अलग से, क्योंकि अगर मैं अभी आपको कराऊंगा काफ़ी लंबा ये चल जाएगा सेशन आपका, जो कि ठीक नहीं रहेगा। मैं आपको उसको अलग से कराऊंगा सेपरेट लेक्चर में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर के आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे बाद में पेपरों के बाद, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा सारी सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। 14. व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेंटर लाइन? आपके पास एक पैराग्राफ है, उसमें कोई टेक्स्ट है MS वर्ड में, आपने करना है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के लिए आप करेंगे यूज़ कंट्रोल E, और कंट्रोल J का मतलब होता है जस्टिफाई, कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल M होता है आइडेंटेशन के लिए। आइडेंटेशन, इंडेंटेशन, ये आपका होता है कंट्रोल M से। 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से आपका कौन सा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी राइट आंसर। 16. क्वेश्चन आपका SQL से आया है, DBMS से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इन SQL select स्टेटमेंट इज यूज टू फिल्टर द रिजल्टेंट रो ऑफ द क्वेरी एज पर द गिवन कंडीशन? यहाँ पे इन्हें हिंट दी है गिवन कंडीशन, कंडीशन कहाँ लगती है? वेयर क्लॉज में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगर बात की जाए इनके ऑर्डर की, अगर चारों आपके एक साथ एक सेगमेंट में आ जाएं, एक क्वेरी में आ जाएं, तो पहले आपका फॉर फ्रॉम यूज़ होगा, सेकंड पे आपका वेयर यूज़ होगा, थर्ड पे ग्रुप बाई एंड फोर्थ पे ऑर्डर बाई। ये सारे क्लॉजेज कमांड SQL का आपको मैंने कमिट कर दिया हुआ है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? डाउट एस्पेंड लेक्चर में। डाउट एस्पेंड की एक प्लेलिस्ट है जिसमें जो हमारे एस्पेंड के डाउट होते हैं उसको मैं अलग से करवाता हूँ, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है चैनल पे है, वहाँ आपको मिल जाएगा SQL के क्लॉजेज प्लस उनका ऑर्डर, सारी कमांड SQL की एक्सेट्रा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 17. अ डैश इज अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड विद इन अ वेब ब्राउजर ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर बाय वेबसाइट। यहाँ बात की गई है कि ऐसे कौन सा स्मॉल पीस ऑफ डाटा होता है जो क्लाइंट के वेब ब्राउजर में स्टोर होता है यूजिंग अ वेबसाइट। आपने देखा होगा, आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या मैसेज आता है कि वी वांट टू यूज़ योर कुकीज़, वी वांट सेव योर कुकीज़। तो आपकी जो सर्वर से आपको रिक्वेस्ट आती है, कुकी आपकी सेव होती है ब्राउज़र में, क्लाइंट के ब्राउज़र में। क्लाइंट आपका यूज़र है जो आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है, उसके ब्राउज़र में सेव होगी, और कुकी से आपका क्या होता है, डाटा आपका सेव होता है। वो जो आपकी जो फर्दर आपको हेल्प मिलती है कुकी के, मतलब आपको जो डाटा सेव है बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए आप यूज़ कर रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, आप कर रहे हैं शॉपिंग, आप कर रहे हैं आइटम को सर्च, लेकिन जैसे आपकी कुकी सेव होगी, जब भी आप सेकंड बार उस साइट को खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो आपने सर्च किया था पहले उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कुकीज़। ये आपकी होती है स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो सेव होती है क्लाइंट के वेब ब्राउज़र में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम? बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? द एरे एलिमेंट मस्ट बी सॉर्टेड। जो आपका एरे का एलिमेंट है आपके सॉर्ट होना चाहिए, तभी आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिदम काम करता है। आपकी सर्चिंग होती है, एक लीनियर सर्च होती है, एक बाइनरी सर्च होती है। जो आपकी लीनियर सर्च होती है वो आपकी काफ़ी लंबा मेथड है। वो कैसे? उसमें हम करते हैं लीनियरली सिक्वेंशली आइटम को सर्च। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है, हमें चाहिए पाँचवा एलिमेंट, तो हम वन बाई वन चेक करेंगे तो हमें पाँचवीं इटरेशन में मिलेगा फिफ्थ एलिमेंट। लेकिन अगर बात की जाए बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की, तो ये काफ़ी शॉर्ट मेथड है। वो कैसे? इसमें क्या करते हैं, लिस्ट को करते हैं डिवाइड। इसमें करते हैं कंसेप्ट हम डिवाइड एंड कनक्योर। डिवाइड एंड कनक्योर में क्या करते हैं, लिस्ट को करते हैं डिवाइड। वो किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे इसमें मिड। मिड कैसे निकालते हैं? जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं लो, एंड सेकंड लास्ट को बोलते हैं हाई। तो मिड निकलता है आपका एम इजिकल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ये आपकी लिस्ट थी एग्जाम्पल के लिए। और एरे का जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है जीरो से। जीरो इंडेक्स हो गया, ये इसका 1, ये 2 3 4 5 6, ये इसका 6 इंडेक्स हो गया। तो जीरो इसका लो है एंड 6 इसका हाई है। मिड कैसे निकलेगा?
लोअर प्लस हाई डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 6 डिवाइड 2 कितना होता है 6/2, आपका 3, तो मिड आपका कितना आया 3। 3 कहाँ पे है 0 1 2 3, 3 आपका यहाँ पे है, आपका मिड आ गया। हमें चाहिए 5। अब क्या, अब 5 आपका कहाँ पे है मिड से राइट की तरफ, इसका मतलब हमें इस साइड जरूरत नहीं है, हमारा फोकस आएगा इस साइड पे। तो हमारी लिस्ट आपकी छोटी हो गई है, तो हमें इजीली मिल जाएगा अगली इटरेशन पे फिफ्थ एलिमेंट। ये कंसेप्ट है आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का। अगर आपने पोस्ट कोड 753 का पेपर पढ़ लिया होगा तो आपको ये कंसेप्ट आगे आगे होगा, क्योंकि जैसे कि मैं हर एक पेपर के डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको अलग से कराता हूँ, तो मैंने 753 के भी डिफिकल्ट क्वेश्चन अलग से करवाए हैं। 753 के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस लेक्चर को आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का कंसेप्ट। वहाँ पे मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है, आप उसको विजिट कर लीजिए। पेज का नाम होगा HPSSC एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सॉल्व पेपर इन डिटेल। वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ 753 कंप्यूटर ऑपरेटर। वहाँ पे इस कंसेप्ट को मैंने बताया है। इस वीडियो के बाद आप उसको देखेंगे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑफ टाइप शॉर्ट इन जावा। बात यहाँ पे जावा की हो रही है। जावा में आपका शॉर्ट डाटा टाइप का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 32,767, 32767। शॉर्ट की रेंज होती है, शॉर्ट की रेंज है -32768 से लेकर +32767। बात की जाए मैक्सिमम की तो मैक्सिमम आपकी होगी पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए आपका आंसर आया ये वाला +32767। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEO। SEO का पूरा नाम क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ आपका होता है कि आपकी साइट को, आपके चैनल को गूगल पे टॉप रैंक पे लेके आना। मतलब सर्च हिस्ट्री में जब भी आप कोई सर्च करे तो आपकी साइट खुले, आपका चैनल खुले। या ये आपका कंसेप्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 21, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आपके होते हैं रिपीट, देख लीजिए। ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है किस पेपर में, JOIT पोस्ट कोड 939 में, जो आपका हुआ था 24 अप्रैल को। सेम क्वेश्चन आया था, सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें आपके जो ऑप्शन है थोड़े से आगे पीछे कर दिए हैं। जो ऑप्शन सी है वो आपका 1 कर दिया गया था, बाकी आपके ऑप्शन सेम ही थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि व्हाट इज़ द करेक्ट CSS रूल टू सेट द बैकग्राउंड कलर। H1 आपका एलिमेंट है, एलिमेंट हो चाहे टैग हो, बात एक ही है। H1 एलिमेंट में आपने लगाना है रेड कलर यूजिंग CSS। यहाँ पे बात कहीं पे नहीं हो रही है, ना ID की बात हो रही है, ना सेलेक्ट, ना पे क्लास की बात हो रही है। अगर ID होता तो आप डॉट लगाते, सॉरी, अगर ID होता तो आप हैश लगाते, अगर क्लास होता तो आप डॉट लगाते। क्लास का मतलब होता है एक प्रॉपर क्लास, एक ग्रुप, मतलब बहुत सारे एलिमेंट को हमने दे दी सेम क्लास। जब भी हम उस क्लास पे कोई भी CSS का इफेक्ट लगाएंगे, कोई स्टाइल लगाएंगे, तो उन सभी एलिमेंट पे वो इफेक्ट कर जाएगा। और ID का मतलब होता है कि एक यूनिक स्टाइल देना हो अपने एलिमेंट को, वो आते हैं हम हैश की वजह से। लेकिन क्वेश्चन पे कहीं पे भी ID और क्लास की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H1 बैकग्राउंड कलर रेड। ये इसका प्रॉपर सिंटेक्स है। जो ऑप्शन डी दिया गया था ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हम CSS में इस तरीके से टैग को नहीं लिखते। बाकी की जो आपकी 3 ऑप्शन है बिल्कुल सही दिए गए थे, लेकिन अगर क्लास होता आपका आंसर ये होता, अगर ID होता आंसर आपका ये होता। लेकिन क्वेश्चन में ना ID दिया गया है ना क्लास, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है जो 939 में, आप चेक कर सकते हो। 22, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, जेम्स गॉसलिंग 1995 में। कंपनी बिहाइंड जावा लैंग्वेज सन मैक्रो सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL SQL कमांड। इनमें से आपकी कौन सी कमांड ऐसी है जो DDL SQL है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये आपकी है क्रिएट कमांड। जो आपकी इंसर्ट अपडेट डिलीट है ये आपकी आती है DML के अंदर, लेकिन क्रिएट आपकी आती है DDL के अंदर। और DDL में आपकी कौन सी आती है, और क्रिएट आती है, उसके बाद ट्रंकेट, देन ड्रॉप, देन ऑल्टर। ये चारों कमांड आपकी आती है DDL के अंदर। ये भी आपको मैंने चैनल पर कराई है, SQL कमांड में आपको भी मिल जाएगा डाउट एस्पेंड की प्लेलिस्ट में। व्हाट इज़ द राइट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग द एरे। सी में आपने एरे को डिक्लेयर करना है प्लस उसको डिफाइन करना है, उसका सिंटैक्स क्या होगा। जिससे कि हमने देखा था जावा में, उसमें लगता है न्यू कीवर्ड। अब आती है सी लैंग्वेज की बारी। सी में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन
17423 ये आपके 5 एलिमेंट हो गए एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका गलत इसलिए हो गया क्योंकि पहली बार इसने लगा दी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे इसने ब्रैकेट नहीं लगाई। ऑप्शन सी आपका गलत इसलिए हुआ, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं लगी है। ऑप्शन डी गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लगी है स्क्वायर ब्रैकेट, जबकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, यहाँ लगनी थी आपकी कर्ली ब्रेसेस। ध्यान से देखेंगे आप इसको, ये ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपका एरे का नाम है एंड ये आपके 5 एलिमेंट हो गए जो आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर है एंड लास्ट में आप लगाएंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन से आपका क्या होता है, स्टेटमेंट आपकी ब्रेक होती है। 25 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। आपको एक कोड दिया गया था जावा में, इसका आउटपुट क्या होगा। इंट एक्स इजकल टू 40, 40 आपको दिया गया है एक्स एंड इंट वाई इजकल टू प्लस प्लस एक्स एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये आपका है, इसको प्रिंट करना है। जिस तरीके से हम सी में लिखते हैं प्रिंट एफ एंड सी प्लस में लिखते हैं सी आउट, उसी तरीके से जावा में लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन का मतलब हो गया प्रिंट लाइन। और यहाँ पे जो प्लस आपके यूज़ हो रहे हैं ये आपका है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, जोड़ने के लिए, इस पूरी स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। बात करते हैं कंसेप्ट की। एक्स आपका 40 है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपकी जब आई, इसने बोला इंट वाई इजकल टू प्लस प्लस एक्स। प्लस प्लस एक्स का मतलब हो गया प्री इंक्रीमेंट। मैंने आपको बताया था कि प्री इंक्रीमेंट प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है। प्री इंक्रीमेंट में पहले आपकी वैल्यू होती है इंक्रीमेंट, उसके बाद होती है आपकी वैल्यू असाइन या प्रिंट। और जो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है उसमें क्या होता है, पहले आपकी वैल्यू असाइन होती है, उसके बाद होती है वो इंक्रीमेंट। और असाइनमेंट आपकी होती है राइट टू लेफ्ट, मतलब जैसे एक्स इजिकल टू वाई है तो राइट टू लेफ्ट कैसे होगा, जो वाई की वैल्यू वो आपकी एक्स में जाएगी, ये होती है असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट। अब देखिए इन्होंने बोला इंट वाई इजिकल टू प्लस प्लस एक्स, एक्स आपका 40 है, लेकिन जैसे आपकी सेकंड स्टेटमेंट आई तो एक्स आपका इंक्रीमेंट हो गया, एक्स आपका 40 नहीं, अब ये 41 हो गया और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, वाई में असाइनमेंट हो रही है, तो वाई भी आपका कितना हो गया 41। तो एक्स भी 41 हो गया एंड वाई 41 हो गया। देखिए कहाँ पे आपको मिलेगा ये, ऑप्शन नंबर सी में। एक्स इज इक्वल टू 41, एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स का मतलब होगा जोड़ना 41 एंड वाई इज इक्वल टू 41। क्लियर। 26 अ डैश इज एन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। इसमें से आपका कौन सा ऐसा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि हम प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। आपका आंसर होगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आपने देखा होगा डिफरेंट सिंबल होते हैं आपके, कुछ ऐसे इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं सिंबल उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए। ये आपका फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट की मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली समझ सकते हैं कि उसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है। हु इज़ नॉन टू बी फादर ऑफ डब्ल्यू। मैं आपको बताया था इसके फादर कौन थे हैं, टिम बर्नर ली, एंड ये आपका कब आया था 1989 में। अ बग इन प्रोग्राम इज़ नॉन एज, बग को हम और क्या बोल सकते हैं, सिमेंटिक एरर। एंड बग को फाइंड करना एंड उसको करना रिमूव, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिबगिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल रेफरेंस। इनमें से आपका कौन सा वैलिड नहीं है सेल रेफरेंस का। मैंने आपको बताया हुआ है कि सेल रेफरेंस में आपका कभी भी बीच में कॉलन नहीं आता। कॉलन तब आता है अगर आप दे रहे हो रेंज, लेकिन यहाँ बात रेंज की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है रेफरेंस की। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि आपका गलत दिया गया है। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर आपने A9 लिखना था तो आप A9 इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन ये गलत दिया गया है डी में, इसलिए आपका आंसर डी होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, ये सही क्यों है। ये सही इसलिए है क्योंकि इसने लिखा $9। डॉलर का मतलब होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। आपके 3 टाइप के एड्रेस होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड। मिक्स्ड आपका वो होता है जिसमें आपका एब्सोल्यूट प्लस रिलेटिव आपके कंबाइन कर दिए जाए। रिलेटिव में आपके सिंपल होता है जैसे A9, B1, B2, ये आपके सिंपल हो गए, आपके हो गए रिलेटिव। एब्सोल्यूट सेल का, एब्सोल्यूट का यूज़ क्यों करते हैं हम, टू फिक्स दी वैल्यू ऑफ सेल। ये आपका मिक्स एड्रेस है, ये भी आपका मिक्स्ड है, ये आपका रिलेटिव है, लेकिन ये आपका गलत है, इसलिए आपका आंसर हुआ डी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करना और मैक्सिमम लोगों को करना शेयर। डैश इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक in which a large problem is solved by combining solution of identical but smaller सब प्रॉब्लम। बोलने का मतलब ये है कि इनमें से आपकी एक टेक्निक ऐसी कौन सी है जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड किया जाता है और जब उसको सॉल्व कर देते हैं तो उन सभी सॉल्यूशन को करते हैं कंबाइन और आपका जो प्रॉब्लम थी उसका एक सॉल्यूशन बन जाता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिकर्जन। ऑप्शन नंबर सी।
ये आपका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय गूगल? गूगल ने आपका कौन सा ब्राउजर डेवलप किया? क्रोम। ऑप्शन नंबर सी। www use dash application layer protocol for requesting and delivering web pages। http हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है किसमें? एप्लीकेशन लेयर में, वेब पेज को रिक्वेस्ट करने के लिए एंड डिलीवर करने के लिए। जब क्लाइंट करता है रिक्वेस्ट तभी आपका एप्लीकेशन तभी आपका HTTP यूज़ होगा, एंड जब सर्वर से आता है रिस्पॉन्स तभी आपका HTTP यूज़ होगा एप्लीकेशन लेयर में। ये आपकी लेयर 7 है OS मॉडल के अंदर। बात की जाए FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज जाता है फाइल सर्वर के अंदर। UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और ये आपका है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर काम करता है। ये OS मॉडल की जो लेयर 4 है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके अंदर ये काम करता है। थर्ड SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल को सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं SMTP को। क्लियर। 33 डैश इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट मे अराइज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली मे कॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। आंसर होगा एक्सेप्शन। Exception is an abnormal condition that may arise during program execution that, if not handled properly, may cause unexpected behavior. 34 Which of the following HTML tag is used to insert horizontal line? अगर आपने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है आप यूज़ करेंगे HR टैग का, HR टैग horizontal row। In a certain MS Excel worksheet, the content of cell as under। आपको ये कंटेंट दिए गए थे A1, B1, C1, A2, B2, C2, आपको वैल्यू दी गई है और आपको दिया गया फॉर्मूला इक्वल टू सम A1:C1। यहाँ पे आ गया आपका सम आपका फंक्शन है और इक्वल से आप लगाते हैं फॉर्मूले की शुरुआत और A1 से लेकर C1 तक आपने निकालना है रिजल्ट। यहाँ पे बात हो रही है कोलन की। कोलन मतलब है रेंज। कोलन आपकी रेंज है, इसका मतलब क्या होगा कि A1 से C1 के बीच में जितनी सेल होंगे वो सब आएंगे। वो कौन कौन से हैं? एक A1 है आपका, एक A1 आएगा, एक B1 आएगा, एक C1 आएगा। तो A1 में क्या है 39, B1 क्या है 42 एंड C1 क्या है 37। 7 2 9 9 18, 3 1 4 4 8 3 11। आपका आंसर आएगा 118। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। Which of the following is the correct SQL query to fetch the detail of all employee from the imp table who are getting more than 25,000 as salary? हमें ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए जो 25,000 ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। किस टेबल से? इम्प टेबल से। आंसर होगा आपका डी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000। बाकी के ऑप्शन आपके गलत क्यों हुए? समझते हैं कंसेप्ट को। पहला ऑप्शन आपका गलत इसलिए हुआ क्योंकि गेटिंग कोई भी क्लोज नहीं होता। सेकंड गलत इसलिए हुआ क्योंकि विद कोई क्लोज नहीं होता। एंड थर्ड गलत इसलिए हुआ क्योंकि हैविंग क्लोज कभी भी सिंगल काम नहीं करता। हैविंग क्लोज को काम करने के लिए साथ में चाहिए ग्रुप बाई। मैंने आपको जब क्लोज कराए थे SQL के, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका हैविंग क्लोज आएगा तो साथ में आपका क्या आएगा? ग्रुप बाई। क्योंकि जिस तरीके से आपका वे क्लोज काम करता है उसी तरीके से आपका हैविंग क्लोज काम करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वे क्लोज आप डायरेक्ट लगाते हैं टेबल के ऊपर, लेकिन हैविंग क्लोज आप लगाते हैं ग्रुप बाई के ऊपर। ग्रुप बाई से जो डाटा निकल के आता है उस डाटा को करता है फिल्टर कौन? हैविंग क्लोज। तो इससे आपके 3 ऑप्शन गलत हुए और ऑप्शन 4 आपका सही हो गया। 37 A program that appeared to be useful application to the user but in fact it is designed with a malicious intent is it called? पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो देखने में लगता है कि ये यूज़फुल है लेकिन जब उसको करते हैं हम डाउनलोड तो आपका आता है वायरस। दैट इज़ द ट्रोजन हॉर्स। ये आपका एक मेलवेयर एंड मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो शो करता है कि वो आपका एक वैलिड एंड यूज़फुल एप्लीकेशन है, लेकिन जब उसको आप करते हैं इंस्टॉल तो आपका वायरस आ जाता है। ऑप्शन बी में दिखा है स्पाम। स्पाम आपका कोई वायरस नहीं है, ये आपका एक जंक मेल होती है, अनवांटेड ईमेल। थर्ड आपका था वॉर्म, फोर्थ आपका वायरस। वॉर्म एंड वायरस दोनों आपके मेलवेयर के पार्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका वायरस है वो ऑटोमेटिक काम नहीं करता। वो तब काम करता है जब आपकी होती है ह्यूमन की इंटरवेंशन। जब तक कोई ह्यूमन एक्शन परफॉर्म ना करे तब तक इसका इवेंट ओके नहीं होता। इसका इवेंट तब एक्ट काम करता है जब कोई ह्यूमन करता है कोई एक्शन परफॉर्म, ह्यूमन इंटरवेंशन होती है और तब ये करता है अपनी कॉपी को रेप्लिकेट। लेकिन जो आपका वॉर्म है इसमें किसी भी तरीके की एक्शन जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरत नहीं पड़ती, ये आपका ऑटोमेटिक करता है रेप्लिकेट। यही दोनों में डिफरेंस है कि वॉर्म आपका ऑटोमेटिक रेप्लिकेट करता है बिना किसी ह्यूमन की इंटरवेंशन के, लेकिन जो आपका वायरस है उसको चाहिए होता है एक्शन
ह्यूमन के अकॉर्डिंग, मतलब जब तक ह्यूमन ने किसी इवेंट पर क्लिक नहीं किया तब तक वो आपका एक्टिवेट नहीं होता। और वॉर्म आपका अटैक करता है नेटवर्क के ऊपर, आपके नेटवर्क की कार्यप्रणाली को करता है डिस्टर्ब। वॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। बात हो रही है लूपिंग कंट्रोल की। फॉर, वाइल, डू वाइल, ये आपकी लूपिंग कंट्रोल है, लेकिन इफ एल्स आपका लूपिंग कंट्रोल नहीं है, ये आपका एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसलिए आपका आंसर होगा सी। ड्रम एंड फ्लैट बेड, ये किसकी टाइप है? जो आपकी ड्रम एंड फ्लैट बेड है ये आपके प्लॉटर की भी है, साथ में स्कैनर की भी टाइप है, लेकिन यहाँ पे प्लॉटर ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा स्कैनर। लेकिन अगर प्लॉटर ऑप्शन होता तो आपका स्कैनर भी आंसर होता एंड प्लॉटर भी आंसर होता। इसको आप ध्यान रखेंगे, अगर कभी आपको क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, ऑप्शन में आपको प्लॉटर भी दिया गया हो तो स्कैनर एंड प्लॉटर दोनों सही आंसर होंगे। 40 व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। आपको इस नंबर का निकालना है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट को निकालने का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जो आपको नंबर दिया गया है पहले उसका निकालो वंस कॉम्प्लीमेंट, और जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के रिजल्ट आएगा उस पर करो ऐड वन, तब आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा। और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जहाँ पे आपका जीरो है उसको वन करते हैं और वन को जीरो करते हैं। लेकिन ये आपका थोड़ा लंबा मेथड है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी किसी और लेक्चर में। ट्रिक ये थी कि आपने राइट से लेफ्ट मूव करना है, और जब तक आपका पहला वन आ जाता तब तक आप नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, और जो आपका पहला वन है उसको भी आप लिखेंगे एज इट इज़, और उसके बाद जो नंबर बचेंगे उस पर लगाएंगे आप वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इस केस में हम लिखेंगे ये आपका नंबर था, जब हमने राइट से लेफ्ट मूव किया तो हमें पहला वन वही मिल गया फर्स्ट स्टेप में, तो ये तो आपका ऐसे ऐसे ही आएगा। लेकिन अब क्या होगा, जो आपका ये नंबर बच गया रिमेनिंग इस वन के बाद, इस पर लगाएंगे आप वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब जहाँ जीरो है उसको वन कर देंगे, वन को जीरो कर देंगे। देखिए जीरो का आपका पहला वन आपका वन हो गया, जीरो का वन हो गया, जीरो का वन हो गया, ठीक है। इस वन का आपका जीरो हो गया, इस जीरो का हमने वन कर दिया, इस वन का जीरो, इस वन का वन, एंड इस जीरो का वन। तो आपका आंसर हो गया डबल वन जीरो वन जीरो ट्रिपल वन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वल स्टेटमेंट इज यूज टू चेंज द विड्थ ऑफ टेबल। अगर आपने टेबल के कॉलम की चेंज करनी है, चेंज विड्थ, आप यूज़ करेंगे अल्टर टेबल। ये जो कमांड आपकी है ये आपकी डिटेल कमांड है। ट्रंकेट भी आपकी डिटेल कमांड है, अपडेट आपकी DML कमांड है, और चेंज आपकी कोई कमांड नहीं होती। चेंज आपकी कोई कमांड नहीं होती, इसका आंसर होगा अल्टर टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन सी लैंग्वेज इज नॉट फाउंड इन जावा। सी की ऐसी कौन सी फीचर है जो जावा में नहीं होती? फाइल हैंडलिंग दोनों में होती है, एरे दोनों में होते हैं, फंक्शन दोनों में होते हैं, लेकिन पॉइंटर आपका सी में होता है लेकिन जावा में नहीं होता, इसलिए आपका आंसर होगा पॉइंटर। पॉइंटर इज अवेलेबल इन सी बट नॉट यूज इन जावा। डैश डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा आपका? स्टैक। अगर यहाँ पे होता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपका आंसर होता क्यू। लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा स्टैक, एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा क्यू। स्टैक, क्यू, एरे, ये आपके हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, और जो ट्री है ये आपका है नॉन लीनियर। 44 a dash is a special type of variable that can hold address of some other variable that is the pointer variable। ये आपका पॉइंटर वेरिएबल होता है। जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका डाटा टाइप है, जैसे कि से एरे में होते हैं आपके सेम टाइप के एलिमेंट, उसी के से आपका स्ट्रक्चर उसका उल्टा है। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा एलिमेंट। अगर आपका डिफरेंट डाटा टाइप है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, वो आप स्टोर करेंगे स्ट्रक्चर में। जो आपका स्टैटिक एंड रजिस्टर है ये आपके वेरिएबल, ये भी आपके वेरिएबल होते हैं। जो आपकी स्टोरेज क्लास होती है सी में, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न, ऑटो, चार आपकी होती है स्टोरेज क्लास। उन चारों में से आपके ये दो है स्टैटिक एंड रिजर्व, स्टैटिक एंड रजिस्टर। स्टैटिक आपका वेरिएबल होता है और इसका जो कीवर्ड है वो आपका स्टैटिक होता है। स्टैटिक वेरिएबल की जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो आपकी जीरो होती है, लेकिन जो आपका रजिस्टर वेरिएबल है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है गार्बेज, मतलब कोई वैल्यू होती है इसकी। और स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, इसकी जो वैल्यू होती है पुरानी, ये पुरानी ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को करता है प्रिजर्व। स्टैटिक वेरिएबल प्रिजर्व इट्स प्रीवियस वैल्यू इन प्रीवियस स्कोप, एंड वी जो आपका जब इसका नया स्कोप आता है इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती पुराने वैल्यू को इनिशियलाइज करने की। मतलब जो पुरानी वैल्यू है उसको आप दोबारा से इनिशियलाइज नहीं करोगे। वो क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसकी जो पुरानी वैल्यू है वो आपकी प्रिजर्व है, जबकि रजिस्टर में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक की आपकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, बाई डिफॉल्ट जीरो वैल्यू होती है। अगर आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की वेरिएबल में तो उसको जीरो लेगा, लेकिन अगर रजिस्टर में हमने
कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो ये लेगा गार्बेज वैल्यू, ये कुछ भी दे सकता है अपने हिसाब से। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द वैलिड डाटा टाइप। जावा में आपका कौन सा डाटा टाइप अलाउड नहीं है? डबल शॉर्ट बाइट होते हैं लेकिन अनसाइंड इंट ये नहीं होता, ये डाटा टाइप आपका जावा में नहीं होता। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से आपका कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का है? ऑप्शन ए रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपका फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट आपका फंक्शन किसका है? डीबीएमएस का। ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसिंग, ये फीचर किसका है, ये फंक्शन किसका है? एमएस वर्ड का। लेकिन बात की गई ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होगा रिसोर्स मैनेजमेंट। जितने भी आपके रिसोर्स होते हैं उसको करता है मैनेज, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है तभी आप यूज़ कर पाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है? ओएस। यही करता है सारी रिसोर्स को मैनेज। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कौन सी यूज होती है स्क्रिप्ट लैंग्वेज? दैट इज़ द जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट आपकी आई थी 1995 में। फादर इसके हैं ब्रेंडन ईक इसके फादर है। और ऑप्शन बी में लिखा है जावा का आपको बता चुका हूँ मैं, जेम्स गोल्सिंग इसके फादर है, ये भी आपकी 1995 में आई थी। ऑप्शन डी में लिखा है फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है, और ये आपकी आई थी 1957 में। फोर्ट्रान 1957 में आई थी। इसका जो यूज़ होता है साइंटिफिक पर्पस के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है पाइथन आपकी कब आई थी? 1991 में। और पाइथन के फादर कौन है? गाइडो वन रोसम, ये इसके फादर है पाइथन के। और इस क्वेश्चन का आंसर था आपका सी लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 48 द डैश डाटा टाइप इन SQL बेस्ड RDBMS कैन होल्ड कैरेक्टर डाटा ऑफ वेरिएबल लेंथ। यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दी गई है वेरिएबल लेंथ की, मतलब जो लेंथ होगी कैरेक्टर की वो आपकी फिक्स नहीं होगी, वो आपकी वेरिएबल होगी, मतलब कोई भी हो सकती है, कहीं भी चेंज हो सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैरकैर, वेरिएबल कैरेक्टर। वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, लेकिन बात की गई यहाँ पे वेरिएबल लेंथ की। अगर हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं इसमें होती है लिमिट 255 तक मैक्सिमम, लेकिन अगर हमें इससे ज़्यादा टाइप करने हैं, हमारी जो स्ट्रिंग है वो इससे लंबी है, हम यूज़ करेंगे वैरकैर का, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ। ये आपका डाटा टाइप है RDMS का। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग सी ऑपरेटर इज नॉन एज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर हो या फिर आपका टर्नरी ऑपरेटर हो, बात एक ही है। इसका सिंबल होता है आपका क्वेश्चन मार्क देन कोलन, ये आपका सिंबल होता है कंडीशनल ऑपरेटर का प्लस टर्नरी ऑपरेटर का। बात की जाए ऑप्शन डी में प्लस, ये आपका है यूनरी ऑपरेटर, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ऑप्शन ए दिया गया आपका डबल एरो, ये आपका है शिफ्ट राइट बिटवाइज ऑपरेटर, एंड ऑप्शन बी में दिया गया है आपका एरो ऑपरेटर। इसका यूज़ क्या है? द एरो ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस क्लास स्ट्रक्चर और यूनियन मेंबर्स यूजिंग अ पॉइंटर। अगर आपने स्ट्रक्चर क्लास या यूनियन के मेंबर को करना है एक्सेस, आप यूज़ करेंगे एरो पॉइंटर का यूजिंग अ पॉइंटर। क्लियर। 50 व्हाट शैल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ सी प्रोग्राम। आपको एक सी प्रोग्राम दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि %x आपको दिया गया हो, आपका मतलब होगा हेक्साडेसिमल। तो 200 आपका डेसिमल नंबर है। करना क्या था आपने? 200 को करना था चेंज किसमें? हेक्साडेसिमल में। कैसे करते हैं? 200 डिवाइड बाई 16, 16 एकम 16, 4 आपका रिमाइंडर आया 40 हो गया, 16 दूनी 32, 8 आपका रिमाइंडर हो गया। तो मैंने आपको बहुत सारा वैल्यू करते हैं रीड बॉटम से अप की तरफ, तो आपका आंसर क्या आया? 12 8। लेकिन हेक्साडेसिमल में हम 12 नहीं लिख सकते। उसमें एक प्रॉब्लम है कि 9 के बाद आप 10 को नहीं लिख सकते।
10 लिखने के लिए चाहिए आपको ए, एंड 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी। हमारा आंसर आया था 12 8, तो 12 क्या होगा आपका सी, तो सी 8 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। सी 8 इज योर फाइनल आंसर। आपने 200 को करना है 16 से डिवाइड, आपका आंसर आएगा 12 8। दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 51. Information on a computer is stored as the digital data. ऑप्शन बी सही आंसर होगा। Who was the first computer program in the history of computer? अगस्ता अडा बायरन, ये आपके फर्स्ट प्रोग्रामर थी। ऑप्शन बी में दिया गया है क्लाउड ई शैनन। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी है इन्होंने, ये आपका शैनरॉन नहीं होगा, ये आपका शैनन होगा, SHANNON होगा। इसका पूरा नाम था, इस पर्सन का पूरा नाम था क्लाउडे एलवुड शैनन। ये आपके अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्लस क्रिप्टोग्राफर, और इनको बोलते हैं फादर ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्योरी। जो इन्फॉर्मेशन की थ्योरी है वो इन्होंने दी थी। कभी क्वेश्चन आ जाए आपका हु वाज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, द आंसर होगा आपका क्लाउडे एलवुड शैनन। ऑप्शन सी में देखा था जॉर्ज मूरे। जॉर्ज मूरे आपके एक नॉवलिस्ट थे, नॉवलिस्ट। एंड ऑप्शन डी में देखा था पीटर नॉर्टन, ये आपके थे एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर। जैसे कि आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन को बारीकी से स्टडी किया जाता है सी एस सोल्यूशन में, इसलिए सेशन लंबा हो सकता है लेकिन कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपके कंसेप्ट पक्के हैं तब आपको MCQ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कभी भी डायरेक्ट MCQ ना करें, पहले अपने कंसेप्ट पक्के करें, उसके बाद करिए आप MCQ, तभी आपको MCQ करने में मज़ा आएगा और वो आपकी होगी प्रैक्टिस। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट MCQ में बिलीव करते हैं और कमेंट करते हैं कि सर आप MCQ नहीं कर रहे हैं, लेकिन MCQ में आपको नहीं कराऊंगा मैं, MCQ सबसे लास्ट में होंगे, पहले आपके कंसेप्ट पक्के करने हैं। 53. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। बात यहाँ पे हो रही है फोर्थ जनरेशन की। आपका आंसर होगा सिक्वल। स्ट्रक्चर क्वाइल लैंग्वेज आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। जो आपकी मशीन लैंग्वेज थी ये आपकी फर्स्ट जनरेशन की है। सेकंड में आपकी असेंबली आई थी, एंड थर्ड में आपकी आई थी हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें आपकी सी भी आ गई एंड फोर्ट्रान भी आ गई, और फोर्थ में आपकी आई सिक्वल, और फिफ्थ में कौन सा आई AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 54. कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म इज एन फंक्शन ऑफ आउटपुट इंटरफेस। मतलब जो कंप्यूटर ने रिजल्ट बना दिया उसको ह्यूमन की लैंग्वेज में करना है कन्वर्ट, वो काम किसका होगा, आउटपुट यूनिट का, दैट इज़ द आउटपुट इंटरफेस। और सेम इसका उल्टा होगा कि जो हमने इनपुट करना है उस वो आपको समझ आना चाहिए सिस्टम को, मतलब हमारे द्वारा किया गया डाटा इनपुट सिस्टम को समझ आना चाहिए, वो काम किसका है, इनपुट इंटरफेस का। लेकिन यहाँ बात की गई है आउटपुट की, कि जो कंप्यूटर ने रिजल्ट को जनरेट किया उसको करना है चेंज ह्यूमन एक्सेप्टेड फॉर्म, जिसको हम एक्सेप्ट कर पाएँ, उसको हम समझ पाएँ, वो काम किसका होगा, आउटपुट इंटरफेस का। 55. द कंपैरिजन ऑफ डेटा इनसाइड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रेफर टू एज, ALU में आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेशन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 56. द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन और फ्रॉम विच डाटा आर टू बी ट्रांसफर्ड। इंस्ट्रक्शन का आपने करना है एड्रेस होल्ड, वो कौन करेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको बोलते हैं MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस और लोकेशन ऑफ द instruction transferred during the execution. 57. Which of the following is the sequence of macro instruction, that is the macro code. OCR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपकी एक इनपुट डिवाइस है। Which of the following printer is used with conjunction with the computer use dry ink powder। ये सेम क्वेश्चन आपको आया है JOA 939 में। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे ही आया था उसमें भी 939 में। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका आ गया जो आपका रिपीट हुआ है 939 में। आंसर आपका है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर प्लस थर्मल प्रिंटर ये आपके हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और डेजी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर ये आपके हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर इज द प्रिंटर यूज इन कंजंक्शन विद कंप्यूटर यूज ड्राई इंक पाउडर। 60. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पोर्ट। इनमें से आपका कौन सा पोर्ट है। बात की जाए पोर्ट की तो आपका AGP भी होता है, सीरियल भी होता है, पैरेलल भी होता है। आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज।
सीरियल एंड पैरेलल में क्या डिफरेंस है? जो आपका सीरियल पोर्ट होता है उसमें एक टाइम पे आपकी जाती है 1 बिट एट अ टाइम आपकी उसमें होती है ट्रांसफ़र। लेकिन जो आपका पैरेलल पोर्ट होता है उसमें आपके मल्टीपल बिट होती है ट्रांसफ़र। पैरेलल पोर्ट के आपके एग्जांपल आपके हैं प्रिंटर, स्कैनर, लेकिन सीरियल पोर्ट के एग्जांपल कौन से हैं? माउस एंड कीबोर्ड। और ए में आपको दिया गया था एजीपी। एजीपी का पूरा नाम होता है एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। इस पोर्ट का यूज़ किया जाता है, इस पोर्ट का यूज़ है टू मेक अ कनेक्शन टू मेक अ कनेक्शन विद वीडियो कार्ड टू अ पीसी। मतलब वीडियो कार्ड को पीसी से करना कनेक्ट, दैट इज़ द वर्क ऑफ एजीपी। एंड इसका काम है टू जनरेट 3D ग्राफिक्स। आपके वीडियो कार्ड को पीसी से करता है कनेक्ट एजीपी पोर्ट, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, एंड इट विल एक्सीलरेट 3D ग्राफिक पिक्चर्स, इमेजेस। क्वेश्चन का आंसर आपको होगा डी। 1 GB इज इक्वल टू 1 GB आपका किसके इक्वल होता है? 1 MB के। 1 MB आंसर होगा आपका डी, 1024 MB। अगर आपको कैपिटल बी दिया गया हो तो बाइट होगा, और स्मॉल बी दिया गया हो तो बिट होगा। ये हो गया आपके लिए एडवांस नॉलेज। 62 द परफॉर्मेंस ऑफ रैम। रैम की परफॉर्मेंस किससे होती है अफेक्ट? आपकी डेटा ट्रांसफर यूनिट प्लस एक्सेस स्पीड। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज सेकेंडरी स्टोरेज। इनमें से आपका कौन सा सेकेंड स्टोरेज यूज नहीं होता? दैट इज द सेमी कंडक्टर मेमोरी। सेमी कंडक्टर मेमोरी आपकी कौन सी होती है? प्राइमरी या मेन मेमोरी, जिसमें आपकी आती है रैम, रोम एंड कैशे। लेकिन मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम, ये तीनों आपकी कौन सी है? सेकेंडरी स्टोरेज। लेकिन सेमी कंडक्टर आपकी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी। इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। विच टेक्नोलॉजी इज यूज? CD रोम। CD रोम में आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है यूज? ऑप्टिकल। CD रोम इज द टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। विच नंबर सिस्टम इज कॉमनली यूज एज शॉर्टकट नोटेशन फॉर ग्रुप्स ऑफ 4 बाइनरी डिजिट। ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें हम आते हैं 4 के ग्रुप? द ओनली एंड ओनली वन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेस होगा इसका 16, आउटर का बेस होगा 8, डेसिमल का बेस होगा 10 एंड बाइनरी का बेस होगा 2। एंड क्वेश्चन का आंसर होगा डी। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर दोज नंबर विच इंक्लूड फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट, इंटीजर वैल्यू। ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। BCD कोड। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, यह क्या है आपका? इट इज़ अ बाइनरी कोड। होता तो इसमें भी ऐसे ही है कि आपको डेसिमल नंबर दिया गया होगा, आपने उसको करना है चेंज बाइनरी में। लेकिन डिफरेंस इतना सा है, डिफरेंस ये है कि अगर आपको दिया गया है 102, अगर आपने इसको करना है चेंज बाइनरी में, आप क्या करते थे? इस पूरे को करते थे चेंज बाइनरी में। लेकिन अगर इसी कोड को आपने करना है BCD में चेंज, तो आप क्या करेंगे? हर एक डिजिट को करेंगे चेंज बाइनरी में। ये डिफरेंस है BCD में। मतलब दो का बाइनरी क्या होगा? 0100। इसमें हम आते हैं 4 के ग्रुप। ये आपका 2 हो गया, और 0 को लिखेंगे आप ऐसे 4 डिजिट में, एंड 1 को लिखेंगे आप ऐसे 4 डिजिट में। उसको क्या करेंगे? इस पूरे रिजल्ट को करेंगे कंबाइन, तो आपका ये पूरा कंबाइन रिजल्ट आ जाएगा। 102 को आप करेंगे चेंज BCD में, तो आपका ये रिजल्ट आएगा। मतलब सिंगल डिजिट को करना है चेंज बाइनरी में। ये डिफरेंस है। और आपने जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका 4 बिट का होगा। मतलब जो 2 है ये भी आपका 4 बिट में होना चाहिए, 0 भी 4 बिट में, ये भी 4 बिट में, जो भी नंबर दिया गया होगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइन नंबर एंड BCD नंबर। जो आपका BCD नंबर होता है आपका 4 बिट का भी होता है एंड 6 बिट का भी होता है, डिपेंड ऑन दी ऑप्शन। 68 a set of instruction telling the computer what to do. Program. What type of utility used to update all device driver at one time? अगर आप चाहते हैं कि आपके एक टाइम पे, मतलब एक ही बारी में आपके सारे डिवाइस ड्राइवर अपडेट हो जाए, तो आपकी कौन सी यूटिलिटी होती है? दैट इज़ द विंडोज़ अपडेट। अगर आपने विंडो को कर दिया अपडेट, तो आपके सारे ड्राइवर अपडेट हो जाएंगे। विंडोज़ का पूरा नाम होता है वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज एज लो लेवल लैंग्वेज प्लस हाई लेवल लैंग्वेज। बात की जाए लो लेवल की, तो मशीन एंड असेंबली आपकी लो होगी एंड हाई आपकी हाई होगी, इसलिए आपकी तीनों सही है। ऑल ऑफ दिस राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसिडर्ड लिमिटेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से आपकी कौन सी लिमिटेशन है? किसकी? हाई लेवल लैंग्वेज की।
लोअर एफिशिएंसी, ये इसकी लिमिटेशन है, बाकी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 73 फोर्ट्रान इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जॉन डब्ल्यू बेकस एंड अदर्स। आपको मैंने काफ़ी बार बता दिया है, अब तो आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इनमें से आपकी कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? जावा भी है, विजुअल बेसिक भी है, बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर चेक द सिंटैक्टिक एरर, इनमें से आपका कौन सा चेक करता है सिंटैक्टिक एरर को? कंपाइलर भी करता है, इंटरप्रेटर भी करता है, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोडिंग द फाइल इनटू मेमोरी। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ बात की गई है कि अपने फाइल को करना है लोड मेमोरी में। अगर आपका क्वेश्चन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होता आपका आंसर होता बूटस्ट्रैप लोडर। लेकिन फोकस ऑन द वर्ड फाइल, ये बात कर रहा है कि आपकी जो फाइल है उसको ऑपरेट करना है लोड मेमोरी में, तब आपका यूज़ होगा आंसर एब्सोल्यूट लोडर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, एब्सोल्यूट लोडर। अगर फाइल को करना है लोड मेमोरी में, आंसर आपका एब्सोल्यूट लोडर होगा। और अगर क्वेश्चन आपका आता फाइल की जगह लिखा होता, फाइल की जगह लिखा होता ऑपरेटिंग सिस्टम, तब आंसर आपका होता बूटस्ट्रैप लोडर। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, और क्या बोलते हैं हम, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं जिसमें आपको कोड अवेलेबल नहीं होता, आपके पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। और पेड सॉफ्टवेयर आपके कौन होते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर प्लस क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, बात एक ही है। दैट्स वाई योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सर्व एज अ सॉफ्टवेयर बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एक लेयर आपकी कौन सी है? ओएस की। 79 a computer cannot boot if it does not have a operating system. Which of the following control the manner of interaction between the user and operating system? The right answer is user interface. Which of the following is a service not supported by operating system? Compilation. Multi-programming system is execute more job at the same time. ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर, विंडोज़, कब आया था? 1985 में। ये आपका मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात की जाए लिनक्स की, 1991 में आया था। लिनक्स टॉर्वल्ड इसके फादर है। विंडोज़ के फादर आपके माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने किया था उसको डेवलप। लिनक्स के फादर कौन है? केन थॉमसन, 1969 में आया था। एंड मैकिंटोश आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बोलते हैं मैक। लिनक्स प्लस यूनिक्स दोनों आपके मल्टी यूज़र प्लस मल्टीटास्किंग है, लेकिन ये तीनों आपके पेड है। लेकिन लिनक्स आपका क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इन MS विंडोज विच मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी पेस्ट? एडिट मेन्यू। अ फाइल दैट हैज़ अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम अटैच टू इट that will open when the file is open in called associated file। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इन MS Word the way text appear on a page, that is the font। what option in MS Word can be used to stand out a word? bold। in MS Word pressing F8 की, अगर आपने F8 को दबाना है, 3 बार दबाया आपने, तो आपका क्या होगा? अगर आपने 3 टाइम प्रेस किया आपका होगा सिंटैक्स सेलेक्ट। लेकिन अगर 2 बार किया तो वर्ड होगा, 4 बार किया तब पैराग्राफ होगा, और अगर आपने 5 बार कर दिया कंटिन्यू प्रेस तो आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट यानी कि इंटायर डॉक्यूमेंट हो जाएगा सेलेक्ट। लेकिन यहाँ पूछा गया है 3 टाइम्स, इसलिए आपका आंसर होगा सेंटेंस। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट? कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप। ऑप्शन डी राइट आंसर। 90 in which menu in MS Excel you will get the validation command? data menu। 91 in MS Excel you can activate a cell by pressing the tab key, clicking the cell, pressing the arrow key। option D all of these, ये सही आंसर होगा। which of the following characteristics is used to compute dynamically the result from Excel data? formula and function। when we create a chart on a spreadsheet in same workbook it is called chart sheet।
Which of the following is a presentation program? MS PowerPoint. Which PowerPoint feature allows the user to create a simple presentation quickly? Auto Content Wizard. Which tab in PowerPoint is not available on the left panel when you open a presentation? Notes. जब आप पीपीटी खोलते हो उसमें लेफ्ट में आपका आउटलाइन एंड साइड होता है लेकिन नोट्स नहीं होता. 97. What is the best place to find animated image for your PowerPoint presentation? Clipart. Which of the following orientation is used to view slide in horizontal format? Horizontal का मतलब होता है ये format, that is the landscape. Which of the following is a record-based logical model? Relational model. The complete picture of data stored in database. Schema. The collection of information stored in database at a particular moment. मतलब एक particular moment में आपकी database में जो information stored है उसको बोलते हैं instance. The language used in application program to request data in DBMS. DML. DML query यूज की जाएगी डाटा को करने के लिए रिक्वेस्ट के लिए. डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. Which menu is MS Access kept the parameter command? Query. In MS Access, field value may contain all of these: text, picture, and data type. In network communication, network are categorized on the basis of size, distance, cost. All of these. D is the right answer. Geometrical arrangement of device on network is called topology. In OSI model architecture, the routing is performed by network layer. Option C आपका सही आंसर होगा. Which of the following functions are not performed by server? Word processing. Web-based Java applications are generally in the form of Java applet. Multi-parasite virus attack on files, memory, boot sector. ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा. अगर बाई चांस आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपका ऑल ऑफ दिस नहीं है, यहाँ पे आपका कुछ और ऑप्शन दिया गया है, तब आप प्रेफरेंस लगाएंगे, आपकी प्रायोरिटी रहेगी बूट सेक्टर पे. लेकिन यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दिस दिया गया है, इसे हमें फाइल या मेमोरी को भी लगाना होगा. ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा. द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ ऑब्टेनिंग द नेटवर्क ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल. अगर हमने किसी की ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन चुरा ली है, उसके क्रेडेंशियल चुरा लिए हैं, यूज नेम एंड पासवर्ड, उसको बोलते हैं स्पूफिंग. अ टॉगल ऑपरेशन कैन नॉट परफॉर्म बाय सिंगल एंड गेट. Which of the following symbol table implementation make efficient use of memory? That is the list. A software development strategy that organizes software as a collection of objects that contain both data structure and behavior. ये फीचर होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ऑप्शन बी सही आंसर होगा. Which of the following is the easiest software development model? That is the waterfall model. जब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर मिलेंगे उसमें आपके सारे मॉडल कवर किए जाएंगे. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक विच इज़ डन विदाउट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जिसमें आपकी कोई भी प्लानिंग नहीं होती और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती? उसको बोलते हैं एडहॉक टेस्टिंग. एडहॉक टेस्टिंग. टेस्टिंग भी आपको अलग से कराई जाएगी. इन द सी लैंग्वेज द करेक्टर टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट इज डिमिनेटेड बाय सिंगल क्वार्ट्स. आपको सिंगल क्वार्ट लगाएंगे, इसमें आप लिखेंगे करेक्टर कॉन्स्टेंट को. In C++ language, a function contained within a class is called member function. 119. Which of the following language is used to communicate with database? SQL. 120. Last question है कंप्यूटर का. A group of same data type stored together in the memory forms array. 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं ख़त्म. अगर आपको सेशन पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने हर एक फ्रेंड को शेयर कीजिए एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.